हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स का थर्ड पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है तो उस केस में कौन सी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। इससे पहले भी हम 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में हमने ये देखा था कि जर्नल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर की जाती हैं। मतलब इशू ऑफ शेयर्स में डेबिट किसको किया जाता है, क्रेडिट किसको किया जाता है, चाहे वो लमसम केस हो चाहे वो इंस्टॉलमेंट का केस हो। उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। सेकंड वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर्स एट पार उस कंडीशन को सॉल्व किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर कंपनी अपने शेयर्स पार पर इशू करती है तो उस केस में जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। आज हमारे पास एट प्रीमियम का केस है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रीमियम होता क्या है। एट प्रीमियम मीन्स इशू ऑफ शेयर्स एट अ वैल्यू मोर देन दी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करती है तो इसका मतलब वो अपने शेयर की वैल्यू जो चार्ज करेगी वो ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ का है और वो उसको सेल कर रही है 15 रुपीज़ में, तो इसका मतलब वो ज़्यादा चार्ज ले रही है, और जो डिफरेंस 5 रुपीज़ का है जिसको वो ज़्यादा चार्ज कर रही है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। एट प्रीमियम मीन्स इशू ऑफ शेयर्स एट अ वैल्यू, मतलब एट प्रीमियम का मतलब कि उस वैल्यू पर अपना शेयर इशू करना जो कि ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा होगा, मोर होगा। डिफरेंस 5 रुपीज़ को हम कहेंगे प्रीमियम। इसका मतलब अगर हमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रीमियम इन इशू ऑफ शेयर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक कंपनी अपने शेयर्स को हायर वैल्यू पर सेल करती है तो उसको हम कहते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको भी रीड कर लेते हैं। The amount received as premium should be credited to security premium reserve account। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करते हैं, मतलब अगर आप अपने शेयर्स ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव होगी उसको आपको शो करना होगा एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मतलब आपको उस अमाउंट को क्रेडिट करना होगा। जैसे यहाँ पर अगर 5 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो उस 5 रुपीज़ को आप क्रेडिट करेंगे और क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्योंकि ये अमाउंट एक्स्ट्रा है, शेयर कैपिटल के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, इसीलिए हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट एक कंपनी को रिसीव होगी एज अ प्रीमियम, वो अमाउंट हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये कंपनीज एक्ट कहता है। शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे, इसके बारे में भी कंपनीज एक्ट में बताया हुआ है। कंपनीज एक्ट में कहा है कि उस अमाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। इसका मतलब हमें एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, और उसमें हम वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन इन दी बैलेंस शीट। जैसे हम अपनी कैपिटल जो है उसको हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं बैलेंस शीट की, वैसे ही जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुई शेयर्स इशू करने पर वो हमें कहाँ शो करनी है बैलेंस शीट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये भी हमें पता होना चाहिए कि जैसे हमें कैपिटल रिसीव होती है उसको भी हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं, वैसे ही जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा उसको भी हम बैलेंस शीट में ही लिखेंगे, लेकिन कैपिटल के साथ ऐड करके नहीं लिखेंगे, सेपरेट इसको हेडिंग देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब आपको पता लग गया होगा इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू पर अपना शेयर इशू करना, और अगर एक्स्ट्रा वैल्यू पर शेयर्स इशू किए जाते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो रिसीव होती है उसको हम शेयर कैपिटल में नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, और इसको बैलेंस शीट में शो कहाँ किया जाता है, लायबिलिटी साइड में।
कैपिटल के साथ ऐड नहीं किया जाता, सेपरेट इसको हेडिंग दी जाती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और लिखा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में। अगर आपको कहा गया है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पर और सभी के सभी अमाउंट जो है वो एक ही बार में मिल जाएगी, लम सम में मिल जाएगी, तो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। और अगर हमें कंडीशन में कहा गया है कि कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए हैं एट प्रीमियम पर लेकिन अमाउंट एक बार में रिसीव नहीं होगी, अमाउंट जो है वो हमें इंस्टॉलमेंट में रिसीव होगी, तो उस केस में हमें वैसी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी होंगी। सो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट केस देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका लिंक आपको मिल जाए, उसका नोटिस आपको मिल जाए। फर्स्ट केस हमारे पास है इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम फॉर लमसम। इसका मतलब एक कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है प्रीमियम पर, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है अपने शेयर्स के लिए, और कंडीशन क्या है लमसम, मतलब सारी की सारी अमाउंट एक ही बार में रिसीव होगी। सो इन लमसम केस द प्रीमियम अमाउंट इज कलेक्टेड विद एप्लीकेशन मनी। क्योंकि लमसम केस में हम सिर्फ एक ही बार कॉल करते हैं, एक ही बार में हमें सारे के सारे पैसे मिल जाते हैं। सो क्योंकि हमें एक ही बार में सभी पैसे मिल जाते हैं तो इसका मतलब प्रीमियम की अमाउंट भी हमें उसी के साथ मिलेगी। अगर हमारा शेयर 50 रुपीज़ का है और हम चार्ज कर रहे हैं 10 रुपीज़ एज अ प्रीमियम, तो इसका मतलब टोटल हमें रिसीव होना चाहिए 60 और पूरा का पूरा 60 हमें एक ही बार में मिलेगा। ये नहीं है कि 50 एक बार में मिलेगा और 10 रुपीज़ प्रीमियम बाद में मिलेंगे। सो क्योंकि यहाँ पर लमसम कंडीशन है तो इसका मतलब सारी की सारी अमाउंट ओरिजिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू एक ही साथ हमें रिसीव होगी। सो अलग से जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें एक ही बार में अमाउंट रिसीव हो रही है। सो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो हमारे पास क्वेश्चन है W लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। सो यहाँ पर हमें कहा गया कि W लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, एक की वैल्यू 10 रुपीज़ है, उसके साथ 2 रुपीज़ वो चार्ज करेगी एज अ प्रीमियम। साथ में कहा गया है पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। सो हमें कह दिया गया कि ये जो 2 रुपीज़ हैं जो हम एज अ प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, वो हमें एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव होंगे। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी हम एप्लीकेशन के साथ ही इसको रिसीव करते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कॉल है। अगर हम लमसम में इशू कर रहे हैं अपने शेयर्स तो हमारे पास एक ही कॉल है, तो उस एक कॉल में ही हमें दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो इसमें जर्नल एंट्री क्या आएगी वो देख लेते हैं। सो ये हमारे पास जर्नल एंट्री है। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रख ली हैं। सबसे पहले तो हमें लिखना होगा इन दी बुक्स ऑफ W लिमिटेड, जिसकी बुक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे जर्नल, फिर पर्टिकुलर्स, डेट, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सो सिंपल है, हम 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, एक की वैल्यू 10 रुपीज़ है, लेकिन हम उसको 12 पे इशू कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एप्लीकेशन मनी जब हमें रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे। सो इसका मतलब बैंक के द्वारा हमें कैश रिसीव हो रहा है। क्यों रिसीव हो रहा है? क्योंकि हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इशू की है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000, 2,40,000। 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं 2 रुपीज़। सो 10 + 2 12 रुपीज़। सो 12 × 20,000 2,40,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास होती है अलॉटमेंट करने की और मनी ट्रांसफ़र करने की। जो हमें मनी रिसीव हुई है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। सो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें
इसको कैंसिल करना पड़ेगा। सो जो चीज़ हमने फर्स्ट में क्रेडिट की थी उसी को हम डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो हमें रिसीव हुआ था 2,40,000। 2,40,000 में से 10 रुपीज़ थे कैपिटल के, जो हम बिजनेस में एज अ कैपिटल यूज़ करेंगे, और जो बैलेंस हमें 2 रुपीज़ रिसीव हुए थे वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थे, इसलिए हमने उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। सो जो रूल हमने अंडरस्टैंड किया था कंपनीज एक्ट 1956 का, उसके अकॉर्डिंग हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कौन सी मनी हमें एज अ कैपिटल मिली है और कौन सी मनी हमें एज अ सिक्योरिटी मिली है। सो जो मनी हमें कैपिटल के तौर पर मिली थी उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, और जो मनी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के तौर पर मिली थी उसको हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। सो 20,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए, उसमें से 10 रुपीज़ हमारी कैपिटल के थे और 20,000 में से 2 रुपीज़ ऐसे थे जो हमें एज अ प्रीमियम मिले थे। सो ये डिफरेंस आपको पता लग गया। अगर हमने पार पर इशू किए होते एट पार तो 2 रुपीज़ हमारे पास आते ही नहीं, तो उसको हम ट्रांसफ़र भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं इसलिए हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। आई होप अब आपको लमसम का केस पता लग गया होगा, क्योंकि लमसम के केस में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉल होती है, इसलिए हम उसी कॉल के साथ अपना प्रीमियम भी कॉल करेंगे। सो 12 रुपीज़ 2,40,000, हमें 2,40,000 रिसीव हुआ। 2,40,000 में से 2 लाख ऐसा था जो कि कैपिटल के तौर पर रिसीव हुआ था, और 40,000 ऐसा था जो कि प्रीमियम के तौर पर रिसीव हुआ था। सो कंपनीज एक्ट का रूल कहता है कि शेयर कैपिटल में हम वही अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे जो कि हमें एज अ कैपिटल मिली है, और जो हमें एज अ प्रीमियम मिली है उसको हम कैपिटल में मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें एज अ प्रीमियम मिली है, इसलिए हमें उसको सेपरेट शो करना होगा, और ये 40,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भी शो किया जाएगा। सेकेंड केस हमारे पास है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम फॉर इंस्टॉलमेंट। सो इस केस में एक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करेगी, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस लेगी, लेकिन वो लमसम में नहीं इंस्टॉलमेंट में लेगी। सो इंस्टॉलमेंट के केस में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा वो देख लेते हैं। इन दिस केस द प्रीमियम अमाउंट कैन बी कलेक्टेड विद एनी कॉल एज कंपनी डिसाइडेड। सो क्योंकि इंस्टॉलमेंट में हमने ये रीड किया था कि हमें इंस्टॉलमेंट के केस में एक बार में सभी अमाउंट नहीं मिलती, हमें कुछ इंस्टॉलमेंट्स में वो अमाउंट मिलती है। सो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी कॉल के साथ अपनी प्रीमियम की अमाउंट कॉल करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ है और 2 रुपीज़ उसने चार्ज करने हैं एज अ प्रीमियम, तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कॉल कितने रुपीज़ की होगी और किसके साथ उसको प्रीमियम लेकर आना है। हो सकता है कि वो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी रखे और उसके साथ ही 2 रुपीज़ की अपनी प्रीमियम भी मंगवा ले। सो अगर 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल हो गई, मतलब एप्लीकेशन मनी हो गई, 3 रुपीज़ की ही अलॉटमेंट मनी होगी, तो फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल जिसका बैलेंस रह गया 4 रुपीज़। सो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस कॉल के साथ प्रीमियम की अमाउंट कॉल करनी है। अगर एप्लीकेशन मनी के साथ वो नहीं चाहती प्रीमियम की अमाउंट रिसीव करना, तो वो अलॉटमेंट के साथ रिसीव कर सकती है। अगर अलॉटमेंट के साथ नहीं चाहती, वो चाहती है कि 1 रुपीज़ मैं एप्लीकेशन मनी के साथ कॉल करूं और बैलेंस का 1 रुपीज़ मैं अलॉटमेंट मनी के साथ रिसीव करूं, तो ऐसा भी किया जा सकता है। सो लमसम केस में कंपनी के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। लमसम के केस में एक ही कॉल की जाती है और उस एक कॉल में ही सारी की सारी अमाउंट एक कंपनी मंगवा लेती है, चाहे वो ओरिजिनल वैल्यू हो चाहे वो एक्स्ट्रा वैल्यू हो। लमसम के केस में क्योंकि कोई ऑप्शन थी ही नहीं, इसलिए सारी की सारी अमाउंट एक ही कॉल में कंपनी को मंगवानी होती है। लेकिन इंस्टॉलमेंट के केस में कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो कंपनी कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकती है, चाहे वो एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम की अमाउंट कॉल कर ले, चाहे वो अलॉटमेंट के साथ कर ले, चाहे वो फाइनल कॉल के साथ कर ले।
ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि कंपनी ने किस कॉल के साथ अपनी प्रीमियम की अमाउंट कॉल की है, तो आपको अलॉटमेंट के साथ ही उसको एज्यूम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बता दिया गया कि 10 रुपीज़ का शेयर है और उसकी अमाउंट ऐसे कॉल की जाएगी, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी के साथ, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ और बैलेंस के 4 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। आपको ये नहीं बताया गया कि एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ किसके साथ कॉल किए जाएंगे। सो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई तो आप ये एज्यूम करेंगे कि जो 2 रुपीज़ हैं वो अलॉटमेंट के साथ मंगवाए गए हैं। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आपको वैसे ही करना है, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो अलॉटमेंट मनी के साथ ही आप प्रीमियम की अमाउंट कॉल करेंगे और वैसे ही जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इसको और क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास है, वाई लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। सो रफ वर्क भी साथ साथ प्रिपेयर करते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिसको इशू किया गया 10 रुपीज़ में प्लस 2 रुपीज़। कैसे पेएबल होंगे? ₹3 ऑन एप्लीकेशन के साथ 3 रुपीज़ मंगवाए गए, ₹6 ऑन अलॉटमेंट में हमें 6 रुपीज़ मंगवाए गए और ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमसे लिए गए 3 रुपीज़। सो इनको प्लस करने पर हमारे पास आ रहा है 12। सो हमें नहीं बताया गया कि कौन सी कॉल के साथ 2 रुपीज़ मंगवाए गए हैं। सो अगर नहीं बताया गया तो हम ये एज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपीज़ की है और उसमें 2 रुपीज़ ऑलरेडी इंक्लूड करके दिए गए हैं प्रीमियम के। सो अगर ऐसा कहा जाए तो इसका मतलब अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपीज़ की है और उसमें 2 रुपीज़ किस चीज़ के हैं? प्रीमियम की। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रुपीज़ ओरिजिनल वैल्यू, 2 रुपीज़ प्रीमियम जो कि अलॉटमेंट के साथ कॉल किए गए। सो रफ वर्क प्रिपेयर करने के बाद अब हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड जर्नल। सो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, फॉर्मेट हमारे पास वही रहेगा। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी, क्योंकि डेट हमें प्रोवाइड नहीं इसलिए हमने यहाँ पर नंबर मेंशन कर दी। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है और एप्लीकेशन मनी 10,000 इक्विटी शेयर्स पर हमें 3 रुपीज़ रिसीव होगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000। जो 30,000 हमें रिसीव हुए एप्लीकेशन मनी के लिए उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर में। सो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ जाएगी इसको कैंसिल करने की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कैंसिल कर दिया, किस में ट्रांसफ़र कर दिया? इस मनी को टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो जो मनी हमें रिसीव हुई एप्लीकेशन मनी से उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में। 30,000। नरेशन लिखना नहीं भूलना क्योंकि नरेशन इंपॉर्टेंट है सभी जर्नल एंट्रीज में। नेक्स्ट हमारे पास आता है अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। ड्यू करना मतलब अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मेंबर्स को जिन्होंने हमारे शेयर्स परचेज किए हैं उनको रिमेंबर करवाना कि आपकी अलॉटमेंट की डेट आने वाली है, आप पेमेंट कर दीजिएगा। सो ये ड्यू करने की एंट्री है, इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। सो क्योंकि अलॉटमेंट के रिगार्डिंग हमने ड्यू एंट्री पास करनी है तो हम यहाँ पर वर्ड्स यूज़ करेंगे अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से हमें 60,000 रिसीव होंगे। 10,000 हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए और अलॉटमेंट है 6 रुपीज़ की। 6 रुपीज़ को हमने डिवाइड कर देना है 4:2 में, क्योंकि 4 रुपीज़ ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल वैल्यू के लिए हैं और 2 रुपीज़ ऐसे हैं जो कि प्रीमियम के लिए हैं। सो हमने लिख दिया कि अलॉटमेंट से हमें 60,000 रिसीव होगा, लेकिन जो 60,000 रिसीव होगा उसमें से 40,000 तो होगा कैपिटल का, लेकिन 20,000 ऐसा होगा जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का होगा। सो इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 ये कहता है कि जो अमाउंट हमें एक्स्ट्रा रिसीव होगी ओरिजिनल वैल्यू से उसको हम कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे,
उसको हम सेपरेटली शो करेंगे बाय ओपनिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो अलॉटमेंट के साथ हमें रिसीव हुई है सिक्योरिटी प्रीमियम, इसलिए हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अगर हमें एप्लीकेशन मनी के साथ रिसीव होती तो हम यहां पर एंटर करते। आपको हमेशा ये याद रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम उस एंट्री के साथ एंटर करेंगे जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट के साथ नहीं एप्लीकेशन के साथ रिसीव होना होता, अगर कंपनी का रूल ये कहता कि एप्लीकेशन मनी के साथ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो वैसा ही रहता। लेकिन जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम ऐड करते वो किस में करते? सेकेंड एंट्री में। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है वहां पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री नहीं डाल सकते। सो ये रिमेंबर रखने का एक सिंपल सा वे है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता लग पाता कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमें कहाँ मेंशन करना है, बैंक वाली एंट्री के साथ मेंशन करना है या फिर वो एंट्री जिसमें बैंक डेबिट नहीं हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा वहां पर आप कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एंटर नहीं करोगे। सो ये हम एंटर नहीं करेंगे। जब भी आपको एंटर करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उस ट्रांजैक्शन के साथ एंटर करना है जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा। सो फर्स्ट हमने एंटर कर दी ड्यू की अमाउंट, कि शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है। अब ड्यू होने के बाद शेयर होल्डर्स को पता लग चुका है कि इतनी अमाउंट हमें पे करनी है। सो सेकेंड एंट्री हमारे पास आ जाएगी अमाउंट को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसका मतलब हमें कैश रिसीव हुई है। क्यों रिसीव हुई? क्योंकि हमने अपने शेयर्स को अलॉट कर दिया। सो यहां पर ही कंफ्यूजन होती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और अमाउंट यहां पर एंटर कर देते हैं 40,000 और यहां पर लिख देते हैं 20,000। लेकिन आपको अब ये याद रखना है कि बैंक वाली एंट्री के साथ कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंटर नहीं होगा। जो ड्यू की एंट्री होगी ना, उसके साथ ही आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंटर करना है। सो ये याद रखने का सिंपल सा तरीका है, ऐसा तरीका है जिससे आप कभी नहीं भूल सकते। सो ये आपको हमेशा याद रखना है, बैंक के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंटर नहीं होता। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी सबसे पहले हम ड्यू करेंगे। अगर कंपनी चाहती तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवा सकती थी। सो अगर वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल करती तो उसकी एंट्री यहां पर आती, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ड्यू की एंट्री पास करने के बाद लास्ट एंट्री हमारे पास आती है अमाउंट को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें अमाउंट रिसीव हो रही है और ये अमाउंट कहां से रिसीव हो रही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। सो इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि इंस्टॉलमेंट के केस में ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन सी कॉल के साथ अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को मंगवाना है। जिस भी कॉल के साथ वो अपनी प्रीमियम को कॉल करेगी उसमें आपको ये याद रखना है, जो ड्यू वाली एंट्री होती है उसके साथ ही हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एंटर करते हैं। जो बैंक वाली एंट्री होगी किसी भी कॉल की, चाहे वो एप्लीकेशन की बैंक वाली एंट्री हो, चाहे वो अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री हो और चाहे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बैंक वाली एंट्री हो, उसके साथ मतलब बैंक वाली कोई भी एंट्री हो उसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कभी भी एंटर नहीं होता। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और मेरा बताया हुआ कंसेप्ट समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए या फिर फेसबुक अकाउंट पर जोली कोचिंग पर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।